ताउते तूफान ने भयंकर तबाही मचाई। सबसे ज्यादा दर्दनाक खबर मुंबई से आई, जहां लापरवाही की वजह से बार्ज में सवार 49 लोगों की जान चली गई। अभी भी 26 लोगों की तलाश जारी है। सवाल यह है कि जब तूफान की चेतावनी पहले से थी, तब समुद्र के अंदर से लोगों को वक्त रहते क्यों नहीं निकाला गया। अब कार्रवाई भी शुरू हो गई है। बार्ज P305 जो डूब गया, उसी के इंजीनियर की शिकायत पर बार्ज के कैप्टन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लापरवाही की जांच चल रही है, लेकिन इस आपदा के वक्त में नेवी ने शानदार काम किया। तूफान से विपरीत हालात में समुद्र में फंसे लोगों को बचाया। नेवी के इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में हमारी सहयोगी रोमाना इसार खान ने नेवल ऑपरेशंस के कॉमोडोर आलोक आनंदा से बात की है, वो आप सुनिए। हमारे साथ एबीपी न्यूज पर बेहद खास मेहमान कॉमोडोर नेवल ऑपरेशंस कॉमोडोर आलोक आनंदा जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सबसे पहले तो मुझे लगता है देश ये जानना चाहता है कि बार्ज P305 पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन, उसका ताजा अपडेट क्या है सर? मैं आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि अभी भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बार्ज P305 के लिए चल रहा है। ताजा रिपोर्ट मिलने तक करीब 49 मोर्टल रिमेन्स वो लाए जा चुके हैं मुंबई हार्बर में। ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। हमारे 4 जहाज, हमारे हवाई जहाज, हमारे हेलीकॉप्टर्स वो अभी एरिया में मौजूद हैं और हमारी तरफ से कोशिश अनवरत जारी है। सर, ये जो तूफान जिस तरीके से आया और जो माहौल बना वहां पर, तो आप लोगों को कैसे इंफॉर्मेशन मिली? वो SOS कॉल कैसे आया होगा नेवी के पास? इसके बारे में जरा विस्तार से बता पाएंगे? और फिर कैसे ये पूरे ऑपरेशंस आप लोगों ने प्लान किए? तूफान की वार्निंग तो करीब 13-14 तारीख से ही इशू होने लगी थी। IMD की तरफ से भी और नेवी की तरफ से भी सब लोगों को बताया गया था कि ये तूफान आने वाला है। और अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम काफी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि तूफान की इंटेंसिटी किस समय क्या होगी, किस रास्ते से जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी और हम सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। 17 तारीख को ही सुबह ONGC कंट्रोल रूम से ये खबर मिली कि उनका एक बाज जो है उसके सारे एंकर्स जिसके सहारे वो एक जगह समंदर में खड़े रहते हैं, जैसा आप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि ये एकोमोडेशन बाज था। इसमें लोग रहते थे जो ऑयल फील्ड्स में काम करते हैं अपने डेवलपमेंट एरिया में, वो लोग वहां पे रहते हैं। तो हमें ये बताया गया कि उसके एंकर्स जिनके सहारे वो समुद्र में एक जगह खड़ा रहता है वो टूट गए हैं और वो ड्रिफ्ट कर रहा है। तो ड्रिफ्ट करने का मतलब ये है कि जब तूफान आया हुआ है, हवा इतनी तेज है, लहरें काफी ऊंची हैं, तो आप बिल्कुल ही उस समय नेचर के की आप उसका आपका नेचर टेक चार्ज कर रहा होता है और वो जो आप एक नेचुरल तरीके से नेचर के रहमो करम पर आ जाते हैं, क्योंकि आपने जैसे कि बताया कि बार्ज, वो एंकर जो थे उसके वो टूट गए थे, तो फिर तो बस वो लहरों के भरोसे था। एब्सोल्युटली, जैसा आपने कहा, तो फिर वो लहरों के भरोसे ही है और हवा आपको जिस तरफ भी ले जाए उस तरह आपका कोई कंट्रोल नहीं रह जाता है मूवमेंट पे। तो आप जी। अपने आप को सेफ वाटर्स में नहीं रख सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ। जैसे ही ये खबर हमें मिली, हमने अपने जहाजों को बोला कि अभी आप जाइए और उस एरिया में जाइए, अगर कोई इमरजेंसी होती है तो हमें उसमें सहायता करनी पड़ेगी। उस समय कंडीशन मुंबई हार्बर के अंदर अगर मैं बताऊं आपको, हवा की रफ्तार उस समय करीब 120 से 140 घंटे प्रति किलोमीटर की थी। लहरें 3 से 4 मीटर ऊंची थी और ऐसी कंडीशन में बारिश बहुत तेज हो रही थी, विजिबिलिटी नील थी। ऐसी कंडीशन में जहाजों को बाहर निकालना सेफली हार्बर से वो ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। फिर भी हमने एक एक करके उस समय 3 जहाज, घंटों की मशक्कत के बाद हमने 3 जहाज वहां से निकाले। पहला जहाज हमारा करीब 10:30 बजे चल चुका था और वो उस एरिया में जब पहुंचा तब तक ये बार्ज जो कि ड्रिफ्ट कर रहा था वो जाके एक अनमैन्ड प्लेटफॉर्म से उसका कोलिजन हो गया था। तो जब कोलिजन हुआ तो ये, अब आप सिर्फ इमेजिन कीजिए कि आप लहरों के ऊपर हैं, हवा इतनी तेज है और 2 चीजें आपस में टकरा रही हैं। तो वो उसमें फिर उस बार्ज के अंदर पानी भरने लग गया और जब पानी भरने लग गया तो फिर वो बार्ज एक तरफ को टिल्ट होने लग गया। तो हमारे पास समय नहीं था। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस कंडीशंस और पूरी कोशिश करते हुए, क्योंकि आप समझ सकती हैं कि इस तरह के हालात जब होते हैं तो हम लोगों को बोलते हैं कि आप अंदर आ जाइए, आप शेल्टर्ड वाटर में आ जाइए। ऐसे हालात में हम उधर जा रहे हैं जहां खतरा है,
तो पहले हमें अपने जहाज को भी सुरक्षित रखना है, हमें जी। अपने मेन को भी सुरक्षित रखना है, और उसके बावजूद जो लोग समुद्र में कूद गए रेस्क्यू थे, भी करना, एक बिल्कुल। बड़े एरिया में फैल गए थे, उनको एक एक करके उठाना। तो ये करीब 24 घंटे इस तरह का वेदर झेलते हुए, इस तरह के प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारे जहाज ने और हमारे लोगों ने वहां पे एक एक करके, और मुझे ये बताते हुए काफी संतोष हो रहा है कि हमने 186 लोगों को उस बार्ज पे से, जो 261 टोटल थे, उनको हमने सकुशल बचाया और लेकर मुंबई वापस आए, और बाकियों की अभी गिनती जारी है। और जब तक हम उसके लास्ट बंदे तक की अकाउंटिंग नहीं कर लेते हैं, तब तक हमारा ये ऑपरेशन जारी रहेगा। बिल्कुल सर, सलाम है आपको इस ऑपरेशन जिंदगी के लिए, जिस तरीके से मुश्किल हालात में आप लोग जिंदगियां बचाकर लेकर आए, खुद अपनी जिंदगियों को दाव पर लगाकर। मैं ये समझना चाह रही थी, आपने खुद बताया कि कैसे 24 घंटे तक ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो चला, रात हो रही थी और जो उस बार्ज पर लोग थे वो समझ रहे थे कि बार्ज डूब रहा है, टिल्ट हो चुका है, वो कूदने लगे समंदर में। तो रात में फिर किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन आप लोगों ने चलाया, और समंदर में अगर लोग कूद रहे थे तो फिर उनको देखना, पानी के अंदर गहरे जब 6-6, 7-7 मीटर ऊंची लहरें उठ रही हैं, क्योंकि वहां तो किसी की चीख पुकार भी नहीं सुनाई देगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा अगर कोई मदद मांग रहा है, तो कैसे फिर ट्रेस करके 186 जिंदगियां कैसे बचाएं? हमारे लिए कहीं भी ये पहली बार नहीं है, हालांकि इस बार कंडीशंस बहुत ही डिफिकल्ट थी, लेकिन जब भी कभी इस तरह की प्राकृतिक आपदा आती है और उसमें हम जाते हैं, लोगों को बचाते हैं, हर जगह हम अपनी जान पे खेलकर लोगों को बचाते हैं। ये उस ट्रेनिंग का कमाल है। हमने कहीं भी विश्व के एक्चुअली किसी कोने में भी, कहीं भी किसी भी इंडियन की पुकार हो, अगर वो मैरीटाइम डोमेन में है और अगर वो परिस्थितियां उसकी विपरीत हैं, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जाएं और उसकी हम ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकें। आप कोई भी ले लीजिए, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन सुकून, हमने जी। ऑपरेशन रक्षण किया था। जब हमारे जवान ऐसी परिस्थितियों में जाते हैं, उनका अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए, बट उनके दिल में जज्बा एक ही होता है, जिस काम के लिए मुझे भेजा गया है वो किसी भी तरह से पूरा करना है। हमें पता कामयाबी था के, बिल्कुल। कीमती जान बचा रहे हैं। जी, तो जी। रात सर, का एक समय एक इन्फॉर्मेशन मैं आपसे लेना चाह रही थी कि ये जो पूरा ऑपरेशन चला, इसमें कितने युद्धपोत और कितने आप लोगों के जो एयर एसेट्स हैं वो इस मिशन में इस्तेमाल हुए? अगर आप ये डिटेल शेयर कर पाएँ तो। हाँ, हमारे करीब 5 युद्धपोत पूरे टाइम इस ऑपरेशन में लगे रहे। अभी भी जब हम बात कर रहे हैं, जी। एक जहाज हमारा आज ही बॉम्बे आया है, वो कुछ मॉर्टल रिमेन्स लेके, और वो जैसे ही उनको फिर उतारेगा फिर वापस चला जाएगा इसी ऑपरेशन के लिए, क्योंकि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल। इसके अलावा हमारे P-8I लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट जो हैं वो इस ऑपरेशन में लगे हुए थे, सीकिंग हेलीकॉप्टर्स इस ऑपरेशन में लगे थे, चेतक हेलीकॉप्टर्स लगे हुए थे, और ये पूरा सब कुछ जो है वो वेस्टर्न नेवल कमांड का जो हेडक्वार्टर है मुंबई में, वहां से जी। कंट्रोल हो रहा था, उनको इनपुट्स दिए जा रहे थे, और ये सब करते हुए, लोगों से कोऑर्डिनेट करते हुए ऑपरेशन फिर हमने इसको आगे बढ़ाया। ठीक है। कॉमोडोर आनंद, आपका एक असेसमेंट भी मैं चाह रही थी सर कि जब मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही चेतावनी जारी कर दी गई थी, सबको अलर्ट कर दिया गया था, बावजूद उसके इस तरीके का ये हादसा हो जाना, जिसमें नेवी को इतनी मशक्कत करनी पड़ी और आप लोगों ने अपनी जान दांव पर लगाकर 186 जिंदगियां बचाई। आपका असेसमेंट क्या कहता है सर? ये कैसे चूक हो गई? ये गलती कहाँ पर, किस स्तर पर? नहीं, मैं इस मामले में कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि किसी की चूक थी या नहीं थी। जी। जो काम हमें दिया गया था, जब हमें पता चला कि हमारे कुछ लोग संकट में हैं और उनको मदद की जरूरत है, thereafter we don't ask any questions, we just sail। हम वहां पहुंचे, हमने उनको बचाया, और हमें ये सेटिस्फैक्शन है, हमें साथ साथ इस बात का भी अफसोस है कि बाकी लोग अभी नहीं बच पाए हैं, या जो हम मॉर्टल रिमेन्स लेके आए, एटलीस्ट दे आर कंफर्म डेड, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमने कम से कम 186 घरों में दीपक जलता हुआ रखा है। तो हम अगर ये सोचने लग जाएं कि किसकी गलती है, कौन इसके लिए दोषी है, एक बात है कि जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कोई जरूरी नहीं है कि सब कुछ मनुष्य उसमें रोक ही सकता है। इसलिए पहले हमारा काम, जो सेना का काम है, वो है राहत पहुंचाना, वो है लोगों की जान बचाना, और वो है रिसोर्सेज बचाना। हम उस काम के लिए जाते हैं। हम ना तो सवाल पहले पूछते हैं, ना हम बाद में कुछ चाहते हैं। हम अपना काम करेंगे और उसके बाद फिर से अगले मिशन की ओर चल पड़ेंगे।
ये सारे जो सवाल हैं अगले मिशन को लेकर भी मेरे पास आपके लिए सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाह रही थी कि ये जो ऑपरेशन आपने कहा कि अभी भी चल रहा है, जो जहाज आया है वो मॉर्टल रिमेन्स छोड़ने के बाद वापस जाएगा समंदर के अंदर, तो ये ऑपरेशन आप लोगों ने क्या प्लान किया है सर? कब तक चलाएंगे इस ऑपरेशन को, कितने वक्त और चलेगा ये? अभी हम इस ऑपरेशन में एक्चुअली देखा जाए तो इसकी हम अब थोड़ा सा जब मौसम वहां शांत हो गया है तो अब हम ऑपरेशन में नए आयाम लेके आ सकते हैं। जैसे हमें ये पता है कि 17 तारीख को शाम के 7 बजे वो जहाज डूब गया, पापा 05 डूब गया। वो डूब गया तो अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि उसके साथ कहीं कुछ बॉडीज अंदर ट्रैप्ड तो नहीं है। हमारा ये कहना है कि चाहे जो भी हो, कम से कम परिवार वालों को, कम से कम उनके घर वालों को सांत्वना मिल जाती है और बिल्कुल एक क्लोजर मिल जाता है एक तरीके से। तो अब आप ये कह रहे हैं कि वो जो बार्ज P305 है, एक तरीके से अब जब मौसम थोड़ा ठीक हो रहा है तो उसको खगालने का काम जो है वो आप लोगों की तरफ से किया जाएगा, इस ऑपरेशन के आयाम को आगे बढ़ाया जाएगा। अच्छा सर, साइक्लोन यास, अब ये एक दूसरा साइक्लोन जो दस्तक दे रहा है, इसे लेकर क्या तैयारी है, क्या आश्वासन देंगे आप देशवासियों? हाँ, हमारे पास इन सब चीजों के लिए क्योंकि हमें पता है कि भारत का जिस तरह का भूगोल है, यहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं होती ही रहती हैं। तो हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स डेवलप किए हैं और जब भी हमें साइक्लोन का कोई भी ऐसा इंडिकेशन मिलता है, ऑलरेडी हमारी जो मशीनरी है, ईस्टर्न नेवल कमांड जो है और बाकी जो हमारा अंडमान निकोबार का कमांड है, वो ऑलरेडी उन्होंने अपनी तरफ से एक्शन शुरू कर दिए हैं। और हम ये एक तरफ अगर हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट हमारे दूसरे जगह के ऑपरेशन पे नहीं पड़ता है। तो हम उतनी ही तैयारी से उस साइक्लोन को भी, ईस्ट कोस्ट को भी, अगर कहीं हमारी जरूरत पड़ी तो आप ये देखिएगा कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रह जाएगी और हम फिर से उसी जोश और हौसले के साथ वहां भी खड़े होंगे। तो हम ये इसको मल्टीटास्किंग, मल्टीपर्पस, हमारी एजिलिटी है, हमारी एडेप्टेबिलिटी है कि हम एक ही समय कई तरह के टास्क कर सकते हैं। इनफैक्ट मुझे ये बताते हुए आपको बहुत गर्व हो रहा है कि जिस जहाज का नाम आपने इस ऑपरेशन में बार बार सुना होगा, INS कोची, वो अभी 10 दिन पहले गल्फ के एक पोर्ट से भरा हुआ ऑक्सीजन कंटेनर लेके आया था। तो आप ये देखिए कि मतलब पूरा असला भी मौजूद है और ये ह्यूमैनिटेरियन टास्क भी कर रहा है और जरूरत पड़ी तो सर्च एंड रेस्क्यू भी कर रहा है। कल होके अगर हालात ठीक हो जाते हैं, फिर से वो जहाज या कोई और जहाज फिर से ऑक्सीजन लाने के लिए जाएगा, क्योंकि वो टास्किंग भी कंकरेंटली जारी है। तो ये जो एडेप्टेबिलिटी है, ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है नेवी की, ये बहुत ही देश के लिए काफी उपयोगी साबित होती है। थैंक यू सो मच कॉमोडोर आनंद, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। और एक बार फिर से आपको पूरे देश की तरफ से एबीपी न्यूज सलाम करता है सर, इस जाबाजी के लिए, इस देश सेवा के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रोमाना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।